नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस से CUET इस नए एक फॉर्मेट के एग्जाम के बारे में बात करेंगे जो कि हाल ही में UGC के द्वारा अनाउंस किया गया है। उसके बाद में न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ है जो कि लॉ सीखो की अपनी इनिशिएटिव है। तो चलिए आर्टिकल पे आते हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, इन्होंने ये अनाउंस करा है कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होगी उनके लिए एक कॉमन एंट्रेंस होगी। इसका नाम होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट, शॉर्ट में जिसे CUET कहा जाएगा। ये प्रोग्राम की जो एप्लीकेशंस है ये अप्रैल 2 से 30 के बीच में अवेलेबल रहेंगे। तो अभी तक होता ये था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कक्षा 12वीं क्लास 12th के मार्क्स के आधार पे एडमिशन दिया जाता था, लेकिन अब ये एक एंट्रेंस के मार्क्स के आधार पे दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 कुल सेक्शन होंगे। जो 4 सेक्शन हैं ये क्लास 12th का जो सिलेबस है NCERT का उस पर बेस्ड होगा। जो सेक्शन 1A और 1B होगा इसमें भाषा लैंग्वेजेस के पेपर रहेंगे। उसके बाद में जो सेक्शन 2 रहेगा इसमें जो कोर सब्जेक्ट रहेगा जो कि कैंडिडेट लेना चाहता है उसकी टेस्ट किया जाएगा। और सेक्शन 4 जो है ये अपने आप में एक जनरल टेस्ट होगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी सर्टेन यूनिवर्सिटीज चाहती है तो ही वो ये टेस्ट ले पाएंगी, ये उनकी सुविधा अनुसार सेक्शन 4 दिया गया है। लैंग्वेज टेस्ट जो है इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 40 अटेम्प्ट करना जरूरी होंगे। अगर हम दूसरे पेपर की बात करें, सेक्शन 2 की इसमें बात करें तो यहाँ पर आप 6 सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं टोटल 27 सब्जेक्ट्स में से। यहाँ पे भी स्टूडेंट को 50 में से 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी होगा 45 मिनट के अंतर्गत। जो सेक्शन 3 है इसमें जनरल क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना स्ट्रीम स्विच करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज से साइंस में जाना चाहते हैं या साइंस से ह्यूमैनिटीज में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके डोमेन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उस आधार पे आपको यहाँ पर उसका आपका टेस्ट किया जाएगा। अब इसके अलावा 27 जो लिस्ट दी गई है 27 सब्जेक्ट्स की, हो सकता है कि कुछ ऐसे बैचलर के सब्जेक्ट हो जो कि उसमें कवर नहीं होते हो, तो उसके लिए भी एक सुविधा दी गई है कि जो आपका सबसे क्लोजेस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा उससे आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लॉ लेना चाहते हैं और वहाँ पे लॉ का कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इस स्थिति में हम आर्ट्स या ह्यूमैनिटी का कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई रैंकिंग नहीं दी जाएंगी, सिर्फ स्कोर दिया जाएगा और यहाँ पर क्लास 12 के मार्क्स को यूनिवर्सिटी जो है वो इस कैंडिडेट्स को स्क्रीन करने के लिए इसका इस्तेमाल कर पाएगी। चलिए न्यूज़ अपडेट्स पे आते हैं। तो न्यूज़ अपडेट्स में सबसे पहली खबर जो है ये बैडमिंटन जगत से है। भारत की PV सिंधु ने यहाँ पे थाईलैंड की बुस्नान ओंगम मुरवखान को हरा दिया है यहाँ पर और जीत लिया है स्विस ओपन। तो अपने आप में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन PV सिंधु का जारी है। उसके अलावा जो दूसरी खबर है ये ओडिशा से है। ओडिशा में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी की महिला एक अर्बन लोकल बॉडी की चेयरमैन होगी। तो अपने आप में ये एक सबसे पहली दफ़ा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद में जो आज की तीसरी खबर है ये है 94th एकेडमी अवार्ड के बारे में। 94th एकेडमी अवार्ड जो है इसे कंडक्ट किया जा रहा है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस AMPAS के द्वारा इसे प्रेजेंट किया जा रहा है। एकेडमी अवार्ड अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। सिनेमा जगत में जो योगदान दिया गया है लोगों के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे डोल्बी थिएटर जो है लॉस एंजलिस में, वहाँ पे मार्च 27 से ये शुरू होने वाला है। इसे होस्ट करेंगे रेजाइना हॉल, एमी स्कुम्बर, वेंडा स्कीस। तो यहाँ पर अपने आप में टोटल अगर देखा जाएगा तो मार्च 1 से लेकर दिसंबर 31 तक जो बेस्ट फिल्म्स रहेगी, जो सिनेमा जगत में जो कंट्रीब्यूशन है उसके आधार पे ये अवार्ड दिए जाएंगे। अगली खबर है PM गरीब कल्याण योजना के बारे में। PM गरीब कल्याण योजना जो है ये जो निर्धन वर्ग के जो परिवार है उनको फ्री राशन, फ्री फूड ग्रेन्स देने के लिए, जो धान्य है फ्री में देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। खासकर कोविड टाइम में काफ़ी लाभकारी साबित हुई थी। तो अब इसे और 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, तो ये सितंबर 30 तक और अभी जारी रहेगी। इस योजना को कोविड लॉकडाउन का जो फर्स्ट फेज था उस समय अनाउंस किया गया था। अगली जो खबर है ये IPL के संबंध में है। IPL का 15वां संस्करण जो है वो शुरू हो चुका है। इस वर्ष इस IPL का जो स्पॉन्सर है ये टाटा ग्रुप है। टाटा IPL 2022 ये इस नाम से इसलिए कहलाया जा रहा है। IPL जो है ये कंडक्ट किया जाता है BCCI के द्वारा, बोर्ड ऑफ
कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा। T20 फॉर्मेट का ये एक गेम होता है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर 26 मार्च से 29 मई के बीच में सारे गेम होंगे। अगली खबर जो है ये फुटबॉल जगत से है। तो भारत ने SAFF अंडर 18 चैंपियनशिप जीत ली है। भारत की अंडर 18 वुमेन्स टीम ने साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जो अंडर 18 का मुकाबला हो रहा था, इसमें बांग्लादेश को हरा के फाइनल मुकाबला जीतते हुए खिताब अपने नाम किया है। अगली खबर जो है ये INS वल्सूरा के बारे में है। INS वल्सूरा को यहाँ पे प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर दिया गया है 25 मार्च के दिन। तो अपने आप में जिनका योगदान यहाँ पर नेवी में बहुत ज़्यादा रहा है, अपने आप में जो भारत देशभक्ति की जो एक भावना यहाँ पर दिखाते हुए INS वल्सूरा का जो प्रदर्शन रहा है, उसके आधार पर ये प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर इन्हें दिया गया है। चलिए अब लीगल न्यूज़ की ओर आते हैं। तो लीगल न्यूज़ में एक महत्वपूर्ण केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने अपना जवाब देते हुए कहा है कि जिस स्टेट्स में हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। सेंटर ने यहाँ पे TMA पाई केस को कोट करते हुए ये कहा है कि जिस स्टेट में यहाँ पे माइनॉरिटीज़ है, जो भी रिलीजन के लोग, उनको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अगली खबर जो है ये सरफेसी के बारे में है। तो यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सेक्शन 40 ऑफ सरफेसी एक्ट, सेक्शन 40 के अंतर्गत यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है, वो लोन अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो उस स्थिति में अपना रिकवरी के लिए उस असेट का पोजीशन ले सकते हैं, उस घर का पोजीशन, प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट जो है इन्होंने क्लियर शब्दों में ये कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है ये कंप्लीटली सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट के अंतर्गत नहीं अवेलेबल रहता है। इसका केवल एक पार्ट ही आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का यहाँ पर आपकी सुविधा इसको मिलती है, जो भी बोरोवर है उसे। अगली खबर है सेक्शन 188 के संबंध में। सेक्शन 188 जो है ऑफ CRPC जो है ये डील करता है कि अगर कोई ऑफेंस जो है वो किसी भारतीय द्वारा विदेशी भूमि पर हुआ है, या भारत का कोई शिप या कोई प्लेन हो जो कि भारत में रजिस्टर हो और उस पर कोई क्राइम हुआ है, वो किसी भी नागरिक के द्वारा, किसी भी देश के नागरिक के द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पर सेक्शन 188 के अंतर्गत उस पर कोई भी ट्रायल चलाने के पहले या इन्वेस्टिगेशन करने के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी होती है। तो इस केस में क्या हुआ है कि यहाँ पर एक उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जजमेंट सुनाया गया, उसके अगेंस्ट में एक्यूज ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करी और उस अपील में ये कहा गया कि ऑफेंस जो है ये विदेशी भूमि पर हुआ है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ली ही नहीं गई थी कोई भी इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के पहले, इसलिए अपने आप में ये प्रोसीजर लैप्स हो रही है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक प्रोग्रेसिव कदम उठाते हुए कहा है कि जो ऑफेंस है उसका केवल एक ही पार्ट जो है वो विदेशी भूमि पर हुआ और एक पार्ट भारत पे हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी सेंटर की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।